हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, हम आज की क्लास में बात करेंगे पॉलिटी के अंतर्गत मंत्री परिषद और संसदात्मक व्यवस्था और की कार्यशैली पर। ठीक है, तो इससे पहले की जो हमारी क्लासेस थी आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित हमारी क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, जिस पर हमने एमसीक्यूज भी चर्चा की थी और साथ ही दोस्तों हमने उसकी डिटेल क्लास भी करा दी थी। तो आज बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। संरचना एवं प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा टॉपिक है मंत्रिपरिषद संसदात्मक व्यवस्था की कार्यशैली। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों क्लास में आगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, जो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं वही दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष के तौर पे होते हैं। प्रधानमंत्री सभी प्रांतीय मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक उपाध्यक्ष गवर्निंग काउंसिल बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है नीति आयोग के संबंधित जानकारी थी। तो प्रधानमंत्री दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, भारत सरकार के उस थिंक टैंक का नाम क्या है जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है। तो दोस्तों योजना आयोग का स्थान किसने लिया है ये पूछा गया इसमें। तो नीति धर्म, नीति शासन, नीति आयोग या नीति वाक्य। तो दोस्तों योजना आयोग का जो स्थान लिया गया है वो लिया गया है नीति आयोग के द्वारा, क्योंकि नीति आयोग को ही दोस्तों पहले से क्या कहा गया था, पहले से इसी का नाम दोस्तों योजना आयोग था। क्या था? नीति आयोग का नाम ही योजना आयोग रखा गया था दोस्तों पहले। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द मौजूद नहीं था। तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान की प्रस्तावना थी, बनी थी, उस समय कौन से शब्द मौजूद नहीं थे। ऑप्शन है समाजवादी, गैर धार्मिक, विश्वसनीयता और गणतंत्र। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर समाजवादी ये भी प्रस्तावना के अंतर्गत नहीं था, गैर धार्मिक भी नहीं था, विश्वसनीयता भी नहीं था, केवल गणतंत्र था दोस्तों। ठीक है, ये पहले से ही बना हुआ है गणतंत्र। ठीक है दोस्तों, यही था, बाकी ये तीनों नहीं थे। तो अगर हम इसके आंसर्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा मौजूद नहीं था पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे जो आंसर कोडिंग की गई है तो 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये तीनों जो है इसमें नहीं थे, केवल गणतंत्र था। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष जो है लोकतांत्रिक था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत का संविधान किस प्रकार की शासन संरचना प्रदान करता है। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों वो किस प्रकार की शासन संरचना प्रदान करता है। ऑप्शन है लोकतांत्रिक, अर्ध लोकतांत्रिक, संसदीय या अध्यक्षीय। तो जो भारत का संविधान है दोस्तों ये क्या करता है, ये संसदीय शासन प्रणाली को लागू करता है। संसदीय शासन प्रणाली की एक ये जो है एक लोकतांत्रिक शैली है दोस्तों भारत के अंतर्गत, और जिसमें सरकार का गठन संसद यानी कि विधानमंडल में सबसे अधिक सीटें रखने वाले संगठन द्वारा किया जाता है। तो संसद में सबसे अधिक सीटें जिसकी होंगी वही दोस्तों जो है क्या करेगा इसमें संसदीय प्रणाली को जो है लोकतांत्रिक शैली के अंतर्गत उसको कंट्रोल करेगा, और जिसके नेता प्रधानमंत्री या चांसलर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो बहुमत प्राप्त दल होगा उसके नेता ही दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभालने का कार्य करता है। तो संसदीय शासन प्रणाली है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। संविधान की प्रस्तावना, अगर हम बात करें संविधान की प्रस्तावना की, न्यायालयों में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, यह बताता है कि सरकार क्या है, हमारे संविधान की न्यायिक व्याख्या देने में सहायता करता है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों ये क्या करता है,
इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर न्यायालयों में लागू होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना अदालतों में लागू नहीं होती। और जो है यहाँ पर यह क्या है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण उपयोगी और यह समझा सकती है कि सरकार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ-कहाँ लागू होती है। दूसरा दोस्तों ये महत्वपूर्ण उपयोगी है। एक तो न्यायालयों में लागू नहीं होती है संविधान की प्रस्तावना, दूसरा महत्वपूर्ण उपयोगी है और यह बताता है कि सरकार क्या है। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार की जो नीतियां हैं क्या हैं, वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और हमारे संविधान को न्यायिक व्याख्या देने में सहायता करता है। तो ये जो है प्रस्तावना की हेल्प मिलती है हमारे संविधान को न्यायिक व्यवस्था में लागू करने में। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इसके जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3 4। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर चारों व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि पहले जो ऑप्शन दिया है दोस्तों उसमें कहा गया है न्यायालयों में लागू नहीं होता है और वास्तविक रूप से हमारा जो संविधान है दोस्तों वो अदालतों में लागू नहीं होता है और ये बिल्कुल महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। और जो यह बताता है कि सरकार क्या है, उसको बताता है और जो समस्याएँ हैं, हमारे संविधान की न्यायिक जो व्याख्या देने में ये सहायता करता है प्रस्तावना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखें तो दोस्तों क्या है कि किसी राज्य का सबसे दृश्यमान पहलू क्या है? तो किसी भी राज्य का सबसे दृश्यमान पहलू क्या है? झंडा, पूंजी, संप्रभुता या राज्य के प्रधान। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों राज्य का जो दृश्यमान पहलू है वो सबसे बड़ी बात है, वो है संप्रभुता। ठीक है दोस्तों, तो संप्रभुता क्या होता है दोस्तों? बाहरी हस्तक्षेप या निकायों के बिना एक शासक निकाय का स्वयं पर संपूर्ण अधिकार और शक्ति होना। ठीक है, तो बिना बाह्य हस्तक्षेप के अपने ही कार्यों के लिए अपने ही राज्य के अंतर्गत अपनों का ही संपूर्ण अधिकार होना और शक्तियां प्रदान करना। तो इसको संप्रभुता कहा जाता है। यदि राज्य कार्यात्मक रूप से साम्राज्य का हिस्सा है तो वो जो है क्या करेगा दोस्तों, तो वो इसके बिना भी रह सकते हैं, लेकिन अगर विधि सम्मत अगर संप्रभुता संभवतः वह दिखता है तो कोई भी राज्य उसको संप्रभुता को प्राप्त कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये मेन बात है। तो संप्रभुता हमारा राज्य का सबसे दृश्यमान पहलू है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सी विशेषता उत्कृष्ट शासन की नहीं है? तो दोस्तों एक उत्कृष्ट शासन व्यवस्था में कौन सी ऐसी विशेषता जो नहीं है? जवाबदेही भी है, क्योंकि उत्कृष्ट शासन व्यवस्था के अंतर्गत जब जो कोई कमियां हो जाती हैं तो उसमें लोकतंत्र जो है हावी होता है, तो वहाँ पर जवाबदेही भी होती है, बिल्कुल सही है। पारदर्शिता भी होनी चाहिए, कानून का शासन भी होना चाहिए, तो कानून का शासन भी है, लेकिन जो है लाल फीताशाही जो है हमारे ये विशेषता जो है उत्कृष्ट शासन की नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट शासन में लाल फीताशाही जो है नहीं चलती। उत्कृष्ट शासन की जो विशेषताएं हैं वो दोस्तों मेन क्या होती हैं? एक तो भागीदारी होती है। ठीक है, भागीदारी उत्कृष्ट शासन की मेन विशेषता होती है। इसके अलावा कानून का शासन तो है ही, पारदर्शिता भी होनी चाहिए, प्रतिक्रियाशीलता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक्शन रिएक्शन जरूर होना चाहिए और आम सहमति युक्त होनी चाहिए। ठीक है ना, जो उत्कृष्ट शासन व्यवस्था होती है दोस्तों वो उसमें क्या होता है, आम सहमति होती है। ठीक है, और समानता और समावेशिता का गुण होता है, प्रभावशीलता और दक्षता होनी चाहिए और साथ ही दोस्तों जवाबदेही भी होनी चाहिए। तो ये इसके अंतर्गत विशेष जो है उत्कृष्ट शासन की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। भागीदारी, कानून का शासन, पारदर्शिता, प्रतिक्रियाशीलता और आम सहमति उन्मुख और समानता और समावेशिता और प्रभावशीलता और दक्षता, साथ में जवाबदेही। ठीक है दोस्तों, ये हैं जो है उत्कृष्ट शासन के गुण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों। तो अगर हम बात करें संसदीय सरकार, ये हमारे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में आता है। उसके अलावा जो है राष्ट्रपति प्रशासन, दोस्तों ये जो है
हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रशासन भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता। केवल राष्ट्रपति की ही भारत के अंतर्गत नहीं चलते। लोकतांत्रिक गणराज्य है और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि संसदीय सरकार होती है और संसद में जो चीज़ पारित होती हैं वही जो है राष्ट्रपति के द्वारा सहमति उस पर जारी की जाती है। उसके अलावा जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भारत के जो है लोकतंत्र के अंतर्गत संविधान की विशेषता रखी गई है। और संघीय प्रशासन भी भारत के संविधान की विशेषता है दोस्तों। तो संसदीय सरकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संघीय प्रशासन है, ये तीनों विशेषताएं भारत सरकार के अंतर्गत हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। लेकिन राष्ट्रपति का प्रशासन चलेगा, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सर्वोपरि नागरिक होते हैं, लेकिन वो भी जो है मंत्रिपरिषद के सहमति के आधार पर संसदीय कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए सहमति प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई शून्य छोड़ता है, यह घोषणा किन शब्दों को परिभाषित करता है? तो क्वेश्चन है राज्य हर जगह है और यह शायद ही कोई शून्य छोड़ता है, तो ये किन शब्दों को परिभाषित करता है? लोक हितकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, या लोकतांत्रिक राज्य, या आरक्षी राज्य। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि इसके अंतर्गत क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य जो है ये परिभाषित होता है। इससे राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई शून्य छोड़ता है, ये लोक हितकारी राज्य को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि कल्याणकारी राज्य एक शासकीय विचार होता है दोस्तों, और जिसमें राज्य नागरिकों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जब जो है यहाँ पर राज्य की सुरक्षा में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लोक हितकारी राज्य तभी होगा जब वो जो है क्या करेगा, राज्य के नागरिकों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के किस शोध ने भारत में सुशासन की चुनौतियों को रेखांकित किया है? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो शोध किया है उसमें भारत में सुशासन की चुनौतियों को रेखांकित किया है। कौन से? शासन नैतिकता, नागरिक केंद्रीय शासन का हृदय, और ई गवर्नेंस को प्रोत्साहित करना, या स्थानीय शासन। तो अगर हम बात करें दोस्तों, जो नागरिक केंद्रीय शासन का हृदय जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पर दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग है, जिसने भारत में सुशासन के लिए चुनौतियों को रेखांकित किया है। तो भारत में चुनौतियों को रेखांकित करने के लिए क्या है दोस्तों? नागरिक केंद्रीय शासन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। वह वाक्य चुनें जो सरकार के कैबिनेट स्वरूप के दर्शन को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है। तो भारत सरकार की जो कैबिनेट व्यवस्था है उसको दर्शाने वाला कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी को देखें दोस्तों, तो सी में देखिए, संसदीय लोकतंत्र प्रक्रिया जनता के प्रति सरकार के सामूहिक कर्तव्य को सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों जो हमारे भारत के अंतर्गत जो संसद है, वो लोकतंत्र प्रक्रिया जो है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है संसद, जिसमें जनता के प्रति सरकार के सामूहिक कर्तव्य को सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। संसदीय प्रशासन प्रणाली का मूलभूत लाभ यह है कि यह एक अधिक लोकतांत्रिक है। तो दोस्तों जो संसदीय प्रशासन प्रणाली है, इसका मूलभूत लाभ क्या है कि यह एक अधिक लोकतांत्रिक है। तो ये किस और संकेत करता है दोस्तों? क्योंकि कार्यपालिका अभी भी विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो कार्यकारी होती है, यानी कि जिसमें राजनीतिक कार्यकारी होती है, मंत्रिपरिषद होता है दोस्तों, फिर भी संसद के प्रति ये जवाबदेह है, जैसा कि प्रशासन। ठीक है, तो जैसी संसदीय प्रशासन प्रणाली है, वैसे ही दोस्तों कार्यकारी जो है, यानी कि कार्यपालिका भी जो है राजनीतिक कार्यकारी या मंत्रिपरिषद के प्रति, संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसद की भूमिका कार्यकारी शासन शाखा पर वित्तीय और राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करना, और प्रशासन की विधायी निगरानी प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत की सरकार संसदीय प्रणाली पर आधारित है।
तो दोस्तों भारत की सरकार किस प्रकार की संसदीय प्रणाली पर आधारित है? तो लोकसभा परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा दोस्तों इसके जो मंत्रिपरिषद है, लोकसभा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को संयुक्त रूप से जवाबदेह मानती है। क्योंकि इसका तात्पर्य जो है कि यदि कोई प्रधान मंत्री जो है लोकसभा में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा उसे अस्वीकार कर देता है, तो लोकसभा विधेयक के लिए केवल मंत्री को ही नहीं बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद को जवाबदेह मानती है। क्योंकि अगर किसी मंत्री के द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा उसे अगर अस्वीकार करती है, तो लोकसभा जो विधेयक के लिए कोई मंत्री को ही नहीं बल्कि पूरी क्या होता है उस क्वेश्चन के लिए, जिस क्वेश्चन को नहीं स्वीकार किया गया, उस उसके लिए पूरे मंत्रिपरिषद जो है जवाबदेह मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति सरकार में निहित होती हैं। तो सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति सरकार में निहित होती हैं, क्योंकि ये जो है दोस्तों अलमारी अध्यक्ष विधायी शाखा या हाउस ऑफ कॉमन्स। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है कार्यकारी शाखा के प्रभारी होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है सरकार में निहित होती है और राष्ट्रपति जो है कार्यकारी शाखा के प्रभारी प्रभारी होता है, जिसमें सशस्त्र बलों के प्रमुख कमांडर के रूप में कार्य करना। ठीक है, सशस्त्र बलों के प्रमुख कमांडर और संघियों पर बातचीत करना, न्यायिक जो है मामलों में जो न्यायिक न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उनको सुप्रीम कोर्टों के सदस्यों की सहित और राजनयिक और कैबिनेट अधिकारियों का चयन करना और राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करना शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वही दोस्तों कार्यकारी शाखा के प्रभारी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? प्रभारी। ठीक है, तो राष्ट्रपति ही कार्यकारी शक्तियों के प्रभारी होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, जब सरकार संसदीय प्रणाली पर आधारित होती है तो क्या होता है दोस्तों? जब सरकार संसदीय प्रणाली पर आधारित होती है तो क्या होता है कि विधानमंडल कार्यपालिका शाखा का प्रभारी होता है। ठीक है, तो संसद की भूमिका जो है कार्यकारी शाखा पर वित्तीय और राजनीतिक अधिकार बनाए रखना और प्रशासन की विधायी निगरानी प्रदान करना होता है। तो विधान मंडल जो है कार्यपालिका शाखा का प्रभारी के तौर पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य है। तो कल्याणकारी जो राज्य व्यवस्था है उसका क्या लक्ष्य है दोस्तों? ये जो है क्या करता है, एक कल्याणकारी राज्य अपने निवासियों को क्या करता है दोस्तों? एक तो बुढ़ापे, बेरोजगारी, जो आपदाएं होती हैं उनसे, बीमारी जो होती है, जैसे बाजार जोखिमों में बचाकर बुनियादी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित होता है। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत यही चीज़ें होती हैं, बुढ़ापे की, बेरोजगारी की, आपदा, बीमारी जैसी जो समस्याएं हैं दोस्तों, उनसे जो है उन बुनियादी जो आर्थिक सुरक्षा प्रदान के लिए करने के लिए समर्पित रहता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य क्या है? यथासंभव अधिकतम लोगों की भलाई सुनिश्चित करना। ये जो है कल्याणकारी राज्य का मुख्य लक्ष्य होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सी भारतीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो भारत सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? एक सरकार जो संविधान का पालन करती है, लोकतांत्रिक प्रशासन, कानून का शासन या सत्तावादी सरकार है। तो भारतीय सरकार की जो विशेषता नहीं है दोस्तों वो नहीं है सत्तावादी सरकारें, क्योंकि सत्तावाद जो है भारत की सरकार के अंतर्गत नहीं चलता। राजनीतिक बहुलता का खंडन, राजनीतिक प्रतिष्ठान को बनाए रखने के लिए जो शक्तिशाली केंद्रीय शक्तियाँ होती है दोस्तों, कानून के शासन में जो कमियाँ होती हैं उन शक्तियों का विभाजन और प्रतिनिधि लोकतंत्र सत्तावाद की विशेषता इसके अंतर्गत आती है। लेकिन सत्तावादी सरकारें जो हैं भारतीय सरकार की विशेषता के अंतर्गत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, तो अगले प्रश्न की बात करें, नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बिल्कुल गलत है। भारत एक राजतंत्र है जिसका दर्जा नाम मात्र का राजतंत्र है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। भारत एक अभिजात वर्ग का शासन है, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसद होती है, बिल्कुल सत्यता है दोस्तों इस वाक्य में,
क्योंकि यहाँ पर संसदीय लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य है दोस्तों। भारत क्या है, एक तो लोकतांत्रिक है और दूसरा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और इसमें राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तो पूरे राज्य के प्रमुख के तौर पर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या होता है, जो सरकार बनी है उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और यह संघीय सरकार प्रणाली पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है दोस्तों, संघीय सरकार प्रणाली पर आधारित होती है। भले ही यह शब्द संविधान में नहीं देखा जाता है। संविधान के अंतर्गत संघीय सरकार प्रणाली जो है संविधान के अंतर्गत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये संघीय सरकार प्रणाली के अंतर्गत जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसद होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो भारतीय संविधान का दर्शन कौन सा नहीं है, कल्याण की स्थिति बिल्कुल सही है, समाजवाद की स्थिति भी होती है, राजनीतिक समानता भी है, लेकिन कम्युनिस्ट राज ये दोस्तों भारतीय संविधान के का दर्शन नहीं है। क्योंकि कम्युनिस्ट राज अक्सर सत्तावादी होता है। कैसा होता है दोस्तों कम्युनिस्ट जो है, ये किस प्रकार का होता है, ये होता है सत्तावादी। और सत्तावादी जो है भारत के अंतर्गत नहीं है, जिसमें एक एकल केंद्रीकृत कम्युनिस्ट पार्टी जो मशीनरी लोकतांत्रिक केंद्रीयता का प्रशासन करती है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कम्युनिस्ट सत्ता नहीं चलती है, सत्तावादिता नहीं चलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य कल्याण की स्थिति, समाजवाद की स्थिति और राजनीतिक समानता, ये तीनों जो है भारतीय संविधान के दर्शन कराते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति सरकार की मूलभूत विशेषता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति सरकार की मूलभूत विशेषता है वो क्या है, एक एकल कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, तो राष्ट्रपति सरकार के राष्ट्रपति के रूप में एक कार्यकारी प्रमुख होता है। और ये क्या करता है दोस्तों, मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति को जवाबदेह नहीं ठहराता। क्योंकि मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति को जवाबदेह नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जो जिस चीज़ को पास करती है उसी को राष्ट्रपति के द्वारा केवल सहमति व्यक्त की जाती है। यह विधायी और कार्यकारी शक्तियों के बीच का अंतर करता है। कौन दोस्तों, राष्ट्रपति। ठीक है, तो विधायी और कार्यकारी शक्तियों के बीच जो अंतर है, विधायी मतलब रूल्स रेगुलेशन, और साथ ही जो कार्यकारी शक्तियां हैं यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, उन दोनों के बीच का ये कड़ी है राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति कानून के आधार पर चलती हैं, और जो है जो संसदीय कार्यप्रणाली होती है वो लोकतंत्र को देखते हुए कार्य करती है। तो ये एकल कार्यकारी अधिकारी के तौर पे इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारत में मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो भारत में जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है दोस्तों वो होता है अनुच्छेद 74 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत दोस्तों भारत में मंत्रिपरिषद के गठन की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, भारत में जो मंत्रिपरिषद है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद का जो नेतृत्व किया जाता है वो दोस्तों किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। मंत्रिपरिषद का जो हेड होते हैं दोस्तों कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो दोस्तों भारत के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होती है दोस्तों वो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है। तो दोस्तों जो भारत के अंतर्गत जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से प्रभावित है। तो संसदीय प्रणाली जो भारत के अंतर्गत ली गई है वो ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। ग्रेट ब्रिटेन की प्रणाली है भारत में संसदीय प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन होते हैं। तो दोस्तों जो भारत में जो मंत्रिपरिषद है इसके सदस्य कौन होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही दोस्तों जो होते हैं वही मंत्रिपरिषद के सदस्य कहलाते हैं। ठीक है, तो संसद के दोनों सदन जो हैं उनके लोकसभा और राज्यसभा, उनके जो सदस्य होते हैं वही मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है दोस्तों उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, ये किया जाता है दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि मंत्रिपरिषद दोस्तों देश की लोकतांत्रिक मत प्रणाली के द्वारा मंत्रिपरिषद बनती है। और ये जो है इसका जो मुख्य अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद को पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो मंत्रिपरिषद को अगर पद से हटाने का अधिकार है किसके पास होता है दोस्तों? होता है लोकसभा के पास। लोकसभा को दोस्तों मंत्रिपरिषद को पद से हटाने का अधिकार लोकसभा के पास सुरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति को कार्य करने की आवश्यकता होती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अगर मंत्रिपरिषद की सलाह हो तो राष्ट्रपति को कार्य करने में की आवश्यकता होती है, तो ये जो है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत वर्णित किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मंत्रिपरिषद का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों भारत के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है वो किस सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया है दोस्तों संसदीय प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है भारत के अंतर्गत, वो होता है संसदीय प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में, मंत्रिपरिषद के सदस्य किस आधार पर चुने जाते हैं? तो दोस्तों भारत के अंदर जो मंत्रिपरिषद है इसके सदस्य किस आधार पर चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं संसद के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो बनते हैं संसद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा, जो है उनके आधार पर जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने बात की भारत में दोस्तों मंत्रिपरिषद और उसका संसदीय व्यवस्था एवं कार्यशैली। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जो है अप्लाई किया है। और साथ ही दोस्तों ये क्लास अन्य सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चंस आने हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और अन्य बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपने ध्यान रखें। विश यू ऑल द बेस्ट।